मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, भविष्यवाणी करने के खेल में मैं शामिल नहीं हूँ। ये 4 राज्य हैं जहाँ बीजेपी से बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला फ्रंटल बैटल हो सकता है। तो कहते हैं ना धूल में लठ मारो, एकदम धूल में लठ सा मार दो, धूल उड़ेगी, कुछ पता नहीं लगेगा, इतने में काम चला देंगे। बीजेपी वैसे ही इस वक़्त पीछे है इन सब चीज़ों में, पंजाब में चूँकि अकाली दल का समर्थन नहीं है। मैं तो समझता हूँ यात्रा से पहले कम से कम यात्रा किसी राज्य में घुसे, उससे पहले वहाँ सीट शेयरिंग हो चुकी। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कुछ ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं इंडिया गठबंधन से कि ये वॉक पर जाने का समय नहीं है, ये न्याय यात्रा निकालने का समय नहीं है, ये बैठ करके सीट शेयरिंग करने का समय है, ये जो मुश्किल मुद्दे हैं उनका समाधान ढूंढने का समय है। जेडीयू थोड़ी सी खफा दिख रही है और भी घटक दल अपनी अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपना कुछ कुछ कर रही है यात्रा के माध्यम से। बात ये कही जा रही है और ऐसा चर्चा अब होना शुरू हो गई है कि इज दिस अ लॉस्ट बैटल फॉर द ऑपोजिशन। योगेंद्र यादव जी हैं जो अब हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेंद्र जी का ये मानना है ऑल इज नॉट लॉस्ट और वो कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि क्यों। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका फिर से स्वागत द रेड माइक में। आप मैं आपसे ये मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपको क्यों लगता है कि अभी भी ऑल इज नॉट लॉस्ट। शुक्रिया संकेत भाई। दरअसल क्या होता है मैं देखता हूँ कि चुनाव के बारे में और आज नहीं ये मैं 20-30 साल से देख रहा हूँ। जैसे ही चुनाव का वक़्त आता है, काफ़ी लोगों की कॉमन सेंस ये जो सहज बुद्धि है, वो कहीं और चली जाती है और पता नहीं हम ऊट-पटांग किस्म की बातें करना, सोचना शुरू कर देते हैं और दूसरों की बातों को ऊट-पटांग तरीके से सुनना भी शुरू कर देते हैं। 3 दिसंबर को जब से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, जो कि कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए धक्का था, उसके बाद से मैंने एक साधारण बात कही है। मैंने कहा है कि इस परिणाम के आधार पर ये निष्कर्ष मत निकालिए कि 24 लोकसभा चुनाव तय हो चुका। उसमें ये निश्चित ही धक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी भी संभावना है, अभी भी ये रेस खुली हुई है। अब जैसे ही मैं ये बात कहता हूँ, लोग समझते हैं कि ये भविष्यवाणी है 2024 चुनाव के लिए और फिर कहते हैं ये शायद मेरे ही अपने कर्मों का फल है कि पहले मैंने किए थे तो लोग जो मैं कुछ बोलता हूँ तो समझते हैं भविष्यवाणी की जा रही है। तो कहते हैं कि अच्छा आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बीजेपी हारेगी चुनाव में। तो बीजेपी वाले चढ़ जाते हैं राशन पानी लेके। और यही नहीं, कुछ कांग्रेस वालों ने भी मेरे खिलाफ लिख दिया, कहते हुए कि देखिए ये सज्जन चले हैं मूर्ख बनाने, ये देखिए कांग्रेस को गलत सुझाव दे रहे हैं, ये राहुल गांधी को बता रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, चुनाव जीता हुआ है। अब मतलब मूर्ख कौन है मैं नहीं जानता, पर होता ये है कि आप चुनाव के बारे में मुँह खोलिए और लोग उसके बाद अपनी सब और कल्पना आपके मुँह में डाल। तो फिर मैं वैधानिक चेतावनी के रूप में बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, भविष्यवाणी करने के खेल में मैं शामिल नहीं हूँ। एक ज़माने में किया करता था, आप कहें तो उसके लिए क्षमा माँग लेता हूँ। और अभी मैं भविष्य बताने नहीं, भविष्य बनाने की कोशिश में लगा हूँ। लेकिन एक जो भी भविष्य बनाने की कोशिश हो, वो किसी एक आधार पर होनी चाहिए। ऊट-पटांग हवा में आप कोई ख़याली पुलाव नहीं टाँग सकते। और मैं सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा मशीन है और इनका जो मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, बस-बस हो गया, हो गया, हो गया, उसके बाद डमरू बजना शुरू हो जाता है। बस-बस हो गया, हो गया, हो गया, 24 तो पार हो गया, अब 29 की सोचो ये वो। तो कहते हैं ना धूल में लठ मारो, एकदम धूल में लठ सा मार दो, धूल उड़ेगी, कुछ पता नहीं लगेगा, इतने में काम चला देंगे। तो ये जो बीजेपी की कोशिश है, मैं केवल और केवल उसके विरुद्ध खड़ा होके कह रहा हूँ कि भैया धूल-वूल उड़ती रहेगी, ज़रा आँख खोल के आंकड़े तो देख लो। और देश में जो 543 सीट हैं, उसके बारे में मैं तो सिर्फ़ आमंत्रित कर रहा हूँ कि चलिए इनको 3 हिस्सों में बाँट के देख लेते हैं, किस तरह की सीट है, क्या स्थिति है, कहाँ बीजेपी आज खड़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी को एडवांटेज है और वो इन 3 विधानसभा चुनाव के बाद बढ़ा है। लेकिन क्या वो एक ऐसा एडवांटेज है जिससे बीजेपी की विजय सुनिश्चित हो गई?
क्या हमें 300, 400 इस तरह की जो बातें हो रही हैं, उस पे यकीन कर लेना चाहिए? क्या विपक्ष को अभी से हार मान के घर बैठ जाना चाहिए? मैं उसमें कह रहा हूँ कि भैया आँख खोल के देखिए। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं, मैंने कल लेख भी लिखा इसके बारे में, जी, कहते थ्री हुए थ्री बैटलफील्ड्स आप बताते हैं योगेन जी, और आप कहते हैं कि ये जंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में उस हिसाब से रणनीति बनाई जाए। तो आपसे जानना चाहेंगे इसको, अगर आप ज़रा विस्तार से बता सकें, क्या है ये? बाकायदा 3 देखिए 543 सीट हैं इस देश में, जिनमें से इसको 3 हिस्सों में बाँटिए। एक जिसको मैं टर्शियरी यानी कि जंग का जो बिल्कुल तीसरा हाशिए का मैदान कह रहा हूँ, जहाँ बहुत कुछ खेल है नहीं। वो है वो 120 सीटें, जहाँ बीजेपी चुनावी लड़ाई में है नहीं, ना नंबर 1 पे है, ना नंबर 2 पे। ये 120 सीट कौन-सी हैं? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इसमें आप पंजाब जोड़ दीजिए और 1-2 और छोटे-मोटे स्टेट जोड़ दीजिए, 120 सीट। क्या इसमें एक भी सीट पे बीजेपी जंग में नहीं है? नहीं है। केरला में 1 सीट पे है, तिरुवनंतपुरम और कुछ त्रिशूर में भी हाथ-पाँव मार रही है बीजेपी। तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में है, कोयंबटूर, रामनाथपुरम में कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में पिछली बार 4 सीट हासिल की थी, इस बार बड़ा सेटबैक हुआ है। लेकिन फिर भी बीजेपी उस इलाके में आदिलाबाद, निजामाबाद जो इलाका है, वहाँ कुछ हाथ-पाँव वहाँ पे बीजेपी का एक है। पंजाब में गुरदासपुर, होशियारपुर में है। तो इन 120 में से पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 6 सीट आई थी। तो मैं मोटी बात कह रहा हूँ कि भाई, ये जो बैटल ग्राउंड और बीजेपी ने पिछले 5 साल में ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे 6 का कोई 36 होने वाला हो, 26 होने वाला हो, 16 भी होने वाला हो। बीजेपी मोटे तौर पे वहीं खड़ी है जहाँ पे है। एक ये ग्राउंड है टर्शियरी, इसमें विपक्ष को केवल एक छोटा काम करना है। वो ये कि ऐसी 5, 7, 10 सीट आइडेंटिफाई कर लीजिए जहाँ बीजेपी को कोशिश है। केरला में ज़्यादा से ज़्यादा 2, तमिलनाडु में ज़्यादा से ज़्यादा 4, तेलंगाना में 6-7 ऐसी 8-10 सीट हैं, पंजाब की जो 2 सीट है, उसमें ब्लॉक करने की कोशिश कर सिर्फ ब्लॉक करना है। बीजेपी वैसे ही इस वक़्त पीछे है इन सब चीज़ों में। पंजाब में चूँकि अकाली दल का समर्थन नहीं है, तेलंगाना में जब तक बीआरएस का समर्थन नहीं मिलता, तो इसलिए बस उसको ब्लॉक कर दीजिए। जो हॉकी में, क्रिकेट वगैरह में बोला जाता है ना, ब्लॉक कर दिया बस जस्ट हुँ, उतना करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ बड़े यहाँ किसी महागठबंधन, विपक्षी गठबंधन इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है बीजेपी को ब्लॉक करने। फिर आता है वो इलाका जिसके बारे में एक जिसके कारण ये छवि बनती है कि भई बीजेपी तो छा गई। वो इलाका कौन-सा है? गुजरात से उत्तर प्रदेश तक का। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें आप झारखंड भी जोड़ दीजिए। अ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान। इसमें अभी मैं हरियाणा और हिमाचल को शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हुँ, वहाँ अब बीजेपी को एक चुनौती आई। ये इलाका है जहाँ बीजेपी का वर्चस्व है। इसमें 2-4 और सीटें आप जोड़ दीजिए छोटे राज्यों की। इसमें आसाम को भी मैंने जोड़ा है, जहाँ बीजेपी का वर्चस्व है। यहाँ 223 सीट है। पिछली बार बीजेपी को 223 में से 190 आई थी, 85%। क्या बीजेपी इस बार जीतेगी? अभी की संभावना ओपिनियन पोल्स यही बता रहे हैं कि बीजेपी आगे है इस इलाके। लेकिन याद रखिए, इस इलाके में बीजेपी को 80% मार्क्स से कम पे काम नहीं चलेगा। अगर आप 85% को घटा के 75% भी कर देते हैं, वो भी बीजेपी की बहुत बड़ी विजय मानी जाएगी। 3/4 विजय तो बहुत बड़ी होती है। तो 85 से 75% करने भर से बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी और ये संभव अगर कोई कहे कि अगले 3 महीनों में इन तमाम राज्यों में पूरी तरह से पटकी दी जा सकती है बीजेपी को, वो एक चमत्कार होगा, वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, राजनीति में असंभव नहीं है लेकिन आज की तारीख में उसकी गुंजाइश बहुत कम। लेकिन क्या 85 से 75% नहीं कर सकते? किया जा सकता है। कैसे? उसके लिए मैंने सुझाव दिया है कि पहले मैं तो यहाँ पे चिप का मतलब आप पूरे पेड़ को काटने की कोशिश ना करें, टहनी को पूरा आप उसके छोटा-सा साइड से एक चिप उसकी थोड़ा-सा काट लें। तो ध्यान से आइडेंटिफ़ाई यदि करें, तो गुजरात में ऐसी 3 या 4 सीट ज़रूर मिल जाएँगी, जो आदिवासी इलाके की हैं, जहाँ कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है। मध्य प्रदेश में आपको 5-6 सीट ऐसी ज़रूर मिल जाएँगी। राजस्थान में 8-10 तक सीट आपको ऐसी मिल सकती हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अगर मिल के कोशिश करे, तो 20-25 सीट पे उत्तर प्रदेश में भी प्रयास कर सकती है। तो
वहां पे मेरा सुझाव इतना है कि इन 250 सीटों में सारे में बीजेपी को हराने की कोशिश की बजाय अगर विपक्ष सिर्फ 50 सीटों पे कोशिश करे और इनमें से 20-22 भी हासिल कर ले, 20-25 हासिल कर ले, जो कि असंभव नहीं है, तो इतने में बहुत बड़ा सत्ता होगा बीजेपी के। और आखिर में बचता है जिसको मैं प्राइमरी बैटल ग्राउंड कह रहा हूं, यानी कि 2024 की जंग दरअसल अगर लड़ी जाएगी तो इन 4-5 राज्यों में लड़ी जाएगी। ये कौन से हैं? अ, बंगाल, जहां बीजेपी को 18 सीट है फिलहाल। बिहार, जहां बीजेपी को 17, लेकिन एलाइज के साथ 39, 40 में से 39 सीट बीजेपी के पास थी। महाराष्ट्र, जहां बीजेपी की अपनी 22, लेकिन एलाइज के साथ 41 सीट है बीजेपी की। और कर्नाटका, जहां 28 में से 25 सीट बीजेपी के पास है। ये 4 राज्य हैं जहां बीजेपी से बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला फ्रंटल बैटल हो सकता है, जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में शायद संभव नहीं। यहां बीजेपी का मुकाबला करने के कारण है, मुकाबला किया जा सकता है। महाराष्ट्र और बिहार में अलायंस बदल चुका है। बंगाल और कर्नाटका में जो उसके बाद के चुनाव हुए, उसके बाद जो परिणाम आया है और जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स हुए, उसको देखते हुए बीजेपी इन चारों राज्यों में बीजेपी की कोशिश की जाए तो 10-10 सीट कम हो सकती है। तो अब आप इसका हिसाब लगा लीजिए, बीजेपी के पास कुल है 303 सीट। और अगर मान लीजिए जो प्राइमरी बैटल ग्राउंड है, वहां सीट बढ़ती नहीं, घटती नहीं है तो बढ़ेगी भी नहीं। मान लीजिए 6 सीट ले भी जाती है, जो बहुत बड़ी चीज है, जीरो का फायदा नुकसान। जो सेकेंडरी बैटल ग्राउंड है, जहां बीजेपी का दबदबा है, वहां समझिए 20 सीट अगर विपक्ष बीजेपी से खींच सकता है। और ये जो टर्शियरी बैटल ग्राउंड है, जहां 40 तक आ सकती है, वहां समझिए 30 सीट का बीजेपी को धक्का होता है। 50 सीट कम, बीजेपी की कितनी रह गई? 253, 273 से नीचे आ गई। तो मैं कह दूं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा। मैं केवल कह रहा हूं कि ये संभव है, इतना बड़ा हौवा नहीं है जो कि बना रखा है कि भाई आ गए ये कोई 1984-85 की राजीव गांधी जैसी वेव नहीं है, क्योंकि उस वक्त क्या था, कांग्रेस हर राज्य में हुआ करती, हर राज्य में सीट जीती। आज की तारीख में 120 सीट पे बीजेपी का दावा ही नहीं है। इसलिए ये संभव है, बशर्ते कि विपक्ष इस चुनाव को कायदे से लड़े, बशर्ते इंडिया अलायंस एक सुगठित अलायंस की तरह दिखे, बशर्ते देश के सामने कोई प्रस्ताव, कोई एक एजेंडा रखें। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। योगेंद्र यादव जी, कुछ इंडिया के घटक दलों की तरफ से ये आवाज आना कि ये वक्त वॉक करने का नहीं है, ये वक्त यात्रा निकालने का नहीं है, ये वक्त बैठ करके अपनी फुल फोर्स और माइट के साथ सीट शेयरिंग के बारे में और स्ट्रेटेजाइज करने का है। ठीक है, आप मोमेंटम बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन अब जो कुछ भी होगा वो इंडिया गठबंधन के नाम से होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता। तभी आप ट्रू स्पिरिट में एक साथ दिखेंगे। इसके अलावा एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि द बेसिक अजम्पशन हियर इज कि अगर सब साथ लड़ेंगे तो एक कंसोलिडेटेड वोट इस गठबंधन को जाएगा। क्या ये इतना आसान होता है वोट ट्रांसफर हो जाना? हमने यूपी का उदाहरण देखा है, मायावती और अखिलेश का गठबंधन देखा, वो इतना स्मूथ नहीं था जितना ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा था। जो दूसरी बात है उसका उत्तर आसानी से दे सकता हूँ, वो ये कि बिल्कुल सही है कि वोट ट्रांसफर हर जगह नहीं होता, लेकिन देखिए कई राज्यों में जो गठबंधन है, ये जो इस वक्त इंडिया कोalition वाला, ये पहले से चल रहा है। महाराष्ट्र में चल चुका है एक बार। ये तमिलनाडु में चला हुआ गठबंधन है, झारखंड में चला हुआ गठबंधन है। बिहार और महाराष्ट्र का थोड़ा-सा पेच की स्थिति ज़रूर है, क्योंकि महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना के साथ मिलके लड़ रहे हैं। और उधर बिहार में ये पूरा महागठबंधन, जिसमें जेडीयू और आरजेडी एक साथ मिलके लड़ेंगे। तो 100% ट्रांसफर होगा वोट, आपको नहीं मान सकते, इसमें सही आप कह रहे हैं। लेकिन बड़ा वोट ट्रांसफर होगा, ऐसा दोनों राज्यों में स्थिति बन रही है, बशर्ते कि ठीक स्पिरिट में लड़ा जाए। पहला सवाल पेचीदा है, क्या ये वक्त यात्रा करने का है? वेल, ये वक्त सब कुछ करने का है। सीट शेयरिंग करने का भी है, एजेंडा बनाने का भी है, जनता के बीच जाने का भी है। ये सारे काम करने होंगे। और राजनीति में आप ये नहीं कह सकते कि अभी जनता के बीच में बाद में जाएँगे, पहले ये कर लें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीट शेयरिंग का काम जल्द और मैं तो समझता हूँ यात्रा से पहले, कम से कम यात्रा किसी राज्य में घुसे
उससे पहले वहाँ सीट शेयरिंग हो चुकी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। और सीट शेयरिंग अगर नहीं होता है, जनता को अगर ये मैसेज जाता है कि भई यहाँ तो विपक्ष ही 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, हुँ, ये श्रेयस्कर नहीं है और इससे इंडिया अलायंस की संभावनाओं को झटका लगेगा। हुँ, लेकिन ये कहना कि सारे नेतृत्व छोड़ के बैठ जाए और सिर्फ इस वक़्त बंद कमरे में सीट शेयरिंग की बात करें, वो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बार-बार कहा है, जब गठबंधन बना था तब भी मैंने कहा था। इस गठबंधन की सबसे बड़ी उपयोगिता ये नहीं है कि इससे सीट शेयरिंग हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी हो चुकी थी। सिर्फ 2-3 राज्यों में फ़र्क पड़ेगा और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि पहले से गठबंधन बने हुए। हुँ, सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि ये देश को एक साइकोलॉजिकली एक विकल्प दे सकता है और देश के सामने एजेंडा दे सकता है, और मैंने तो एक ये भी कल्पना की थी कि ये सड़क पे आके कुछ संघर्ष कर सकता है। तो इसलिए केवल बंद कमरों में सीट शेयरिंग की चर्चा हो, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ यात्रा रोक दी जाए, ये ज़रूरी नहीं। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यात्रा में जहाँ तक संभव हो सभी इंडिया कोalition के एलाइज को साथ लेके चलना चाहिए। आदर्श तो वो होता कि शुरू से ही अगर इंडिया कोalition की यात्रा होती तो बिल्कुल आदर्श हो। उससे देश में मैसेज जाता कि हाँ भाई, सब लोग एक साथ हैं। क्योंकि लोग देखना चाहते हैं इस देश में, ऐसा नहीं है कि सब लोग बीजेपी, मोदी जी के भक्त बैठे हुए हैं इस देश में। बहुत लोग हैं जो कि पहले थे, अब जिनका मोह भंग हुआ है। बहुत लोग हैं जो पहले दिन से नहीं चाहते थे। बहुत लोग हैं जिनने अब देख लिया अनुभव और कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ठीक नहीं। लेकिन वो ये भी देखना चाहते हैं कि भई विकल्प में कौन है? क्या है? क्या एक स्टेबल सरकार बनेगी इस देश में, या कि विपक्षी दल एक-दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे? इसलिए लोग बहुत क्लोज़ली देख रहे हैं और ऐसे में विपक्ष की यूनिटी का मैसेज जाए, ये सर्वोपरि है। आपको लगता है योगेन जी ये जो आप जब सुझा रहे हैं तो कागज पर ये अचीवेबल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करना, उतारना और जिस तरीके से इसको बिल्कुल एक मशीन की तरह इसको प्रस्तुत करना तभी तो उसका असर होगा। संगठित रूप से इसको उतारना ज़मीन पर, तभी तो वो कारगर सिद्ध होगा। वो एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है विपक्ष के साथ। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, आज से कुछ महीने पहले, कुछ क्या कई महीने पहले हुँ, बीजेपी मुख्यालय में एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने मंत्रियों को ये ड्यूटी दी कि आप 150 से ज्यादा सीटें आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर बीजेपी हारी थी पिछली बार। कितने मार्जिन से हारी थी, क्यों हारी थी, और उन्होंने अपना प्रोग्राम लॉन्च करना शुरू कर दिया। लोगों को बहुत क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, यहां हारे तो तुम्हारी गर्दन। तो आपको लगता है इस तरीके का कोहेसिव सिस्टम अभी भी बन सकता है विपक्ष के लिए? देखिए, अगर इतना कोहेसिव सिस्टम बन सकता, तब तो मैं बात करता कि बीजेपी को 200 सीट पे उतारा जा सकता है। अगर विपक्ष उस तरह से लड़ सकता। ज़ाहिर है विपक्ष ने वो क्षमता नहीं दिखाई है। ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ने की जो मशीन है बीजेपी की ज़्यादा मजबूत है। संसाधन और मीडिया तो है ही है उनके पास। हुँ, उनके पास मशीन भी है चुनाव लड़ने की, सांगठनिक मशीन। ये मेरा तात्पर्य मशीन का अर्थ दूसरा निकल आता है। हुँ, मशीन का मतलब यहाँ सांगठनिक मशीन से मेरा कि सांगठनिक मशीन उनके पास है और विपक्ष कई राज्यों में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। खास तौर पे जो उत्तर भारत का हिंदी बेल्ट जो है, उसके अंदर मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 50 सीटें कम की जा सकती हैं, 40 कम की जा सकती हैं। अन्यथा यदि विपक्ष कायदे से एजेंडा बना के 1 साल पहले से, और अगर गाँव-गाँव जाके पन्ना प्रमुख नहीं तो कम से कम हर वार्ड में कमेटी बना के, हर बूथ पे कमेटी बना के चुनाव लड़ता, तब तो मैं कहता हूँ बीजेपी को 200 सीट पे उतारा जा सकता था। लेकिन यही तो एक संकट है, उसी की वजह से तो हम ऐसी स्थिति में आए हैं। तो आज जो मैं कह रहा हूँ, वो कोई असंभव शर्त लगा के नहीं कि सब कुछ आदर्श हो जाए तब ऐसा होगा। लेकिन जो आज की स्थिति में संभव है, वो देखते हुए। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष से क्या जो संभव है उसकी भी उम्मीद की जाए। वो भी हुँ, कभी-कभी लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, जो चीज़ संभव है वो भी कर पाएँगे। जैसे उत्तर प्रदेश में कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो अलायंस होना ही चाहिए ना, और साथ में आरएलडी का। बसपा का होना बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन ये तो होना ही चाहिए। अ, बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का अलायंस भी हो और एक-दूसरे के विरुद्ध जिस तरह का वाकयुद्ध युद्ध चल रहा है, वो सब बंद हो, ये तो न्यूनतम बातें हैं ना आप हुँ, गठबंधन चलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें न्यूनतम हो पाएँ
और इसके साथ में कोई ना कोई एक मिनिमम एजेंडा देश के सामने रखा जाए। आज अगर मैं एक वोटर हूँ, जिसके मन में मोदी जी को लेके 50 सवाल है कि नहीं ये तो ठीक काम नहीं कर रहे, नहीं ये तो अहंकार आ गया है, नहीं देश के लिए तो ज़्यादा दिखावा ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं इत्यादि। मगर मैं पलट के जब विपक्ष की तरफ देखता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भैया ये क्या करेंगे? अभी तक विपक्ष ने मुझे बताया नहीं है कि वो क्या 4-5 बड़ी चीज़ें हैं जो कि इस देश के लिए की जाएँ। अगर वो मेरे सामने नहीं है, तो भई मैं कैसे वोट दे दूँ इनको जाके? ये तो सवाल उठता है ना। तो विपक्ष को इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। अब अलग-अलग पार्टी अलग-अलग जवाब देगी, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने अलायंस बनाया है, अगर आप पेश करके बीजेपी के विकल्प के रूप में मेरे सामने आ रहे हैं, तो मेरी ये भी अपेक्षा होती है कि आप सब मिलके मुझे ये भी बताएँगे कि ये 4-5 नीतियाँ हैं जिस पे हम सब सहमत हैं, ये हम करेंगे। वो क्या हुँ, है? ये तो पता करना चाहिए ना। हुँ, बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल, अभी आपने जो टर्शियरी, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटल ग्राउंड्स का उल्लेख किया और यहाँ पर बताया उनके इनमें फ़र्क क्या है और किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाए। इसमें योगेन जी, अगर आप जैसे कुछ राज्य देखें, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं तो कहूँगा गुजरात भी। अ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों जगहों पर 2018 में कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन 2019 में अ, एक अलग ही टाइप का कंसोलिडेशन हुआ लोकसभा के चुनाव में। यानी कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज़ जाएँगे, तो आपको दिखेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जहाँ पर कांग्रेस जीती थी, अ, वहाँ से भी लोकसभा में वोट बीजेपी को गए। गुजरात की आप बात कर लें, क्योंकि ये अभी हाल-फिलहाल चुनाव हुआ था। इस चुनाव में बहुत सारे कांग्रेस के गढ़ ढह गए। अ, ऐसे में ये सेकेंडरी बैटल जो है, आपको लगता है वो कितनी ज़रूरी होगी और कितना मुश्किल होगा? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सेंध मार चुकी है बीजेपी। देखिए, मैं एक सीमित बात कहना चाहता हूँ। बीजेपी यहाँ पे डोमिनेंट है और जैसे मैंने कहा कोई चमत्कार हो तो अचानक ढह भी सकती है, लेकिन आज की तारीख में हम मान के चलते हैं कि बीजेपी डोमिनेंट है यहाँ पे। गुजरात हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सब में बीजेपी और आप इसमें झारखंड भी जोड़ दीजिए, असम भी जोड़ दीजिए। यहाँ हुँ, बीजेपी एक डोमिनेंट पार्टी है। और मान लीजिए कि अगले 4 महीनों में अचानक डोमिनेंट से डिफीटेड पार्टी नहीं होने वाली। मान लीजिए आप रणनीति के लिहाज से फिलहाल आप सोच लीजिए क्योंकि किसी भी रणनीति में आपको सोचना होता है कौन-सा विपक्षी का सबसे कमज़ोर स्थल है, कौन-सा मजबूत स्थल है, इसको आप हुँ, मजबूत मान लीजिए। तो मैं ये सिर्फ एक छोटी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, यहाँ आपको बीजेपी के वोटर को पकड़ के कांग्रेस में लाने की या सपा में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है, चलिए ये आप नहीं कर पाएँगे, ख़ास तौर पे आज का जो माहौल बन गया है हुँ, और जो इस महीने बनाया जाएगा, उसके बाद ये कल्पना करना कि भई जिसने बीजेपी को अभी हाल ही में राजस्थान में वोट दिया है, वो पलट के कांग्रेस को वोट दे देगा, ये एक सहज बात नहीं लगती, मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ। मैं केवल इतना कहता हूँ कि विपक्ष को जो काम करना है वो ये, कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया या समझ लीजिए भारतीय आदिवासी पार्टी को वोट दिया या सीपीएम को वोट दिया राजस्थान में। मध्य प्रदेश में जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, जिन्होंने सपा को वोट दिया, जिन्होंने बसपा को वोट दिया। छत्तीसगढ़ में जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। क्या आप उनमें से 90% वोटर को अपने पास रख पाएँगे? बस विपक्ष को ये एक काम करना है और कुछ नहीं। अगर विपक्ष उन वोटर को मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सामान्यतः हो ही जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं, सो जाओ, सिर्फ गणित कर लो और कोई ज़रूरत नहीं है। मैं केवल कह रहा हूँ कि चुनौती चुनौती ये नहीं है कि आप मोदी भक्तों को आँख उनकी खोल-खाल के उनको किसी दूसरे कैंप में लेके आइए, नहीं। उन पे उनकी आँख के ऊपर फिलहाल चश्मा चढ़ा हुआ है, वो चश्मा नहीं उतरेगा। लेकिन जिसने कांग्रेस को वोट दिया है 4 हफ्ता पहले उस व्यक्ति को अगर आप परसू ये नहीं कर सकते कि ठीक है भाई लोकसभा में भी आप कांग्रेस को ही वोट दीजिए। हुँ, अगर विपक्ष ये कर ले, तो पता है कितना होगा? राजस्थान में 11 सीट विपक्ष की झोली में आ सकती है। मध्य प्रदेश में 5 आ सकती हैं, छत्तीसगढ़ में 3 आ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आएँगी, हुँ, मैं कह रहा समझ हूँ कि गया। चुनौती ये है, चुनौती हुँ, केवल इतनी है, अगर ये भी नहीं कर सकता विपक्ष तो फिर काहे का चुनाव लड़ रहे हो भाई? अगर आप अपने वोटर से वोट नहीं डलवा सकते,
तो फिर तो बहुत ही बुरी अवस्था है। तो चुनौती अभी भी, मैं सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि ये जो हव्वा खड़ा किया जाता है ना कि भई हो गया, हो गया, हो गया, अब तो इतनी लीड आ गई, अब तो कोई चांस ही नहीं है, अब तो इलेक्शन हो ही गया है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, 2022 में बीजेपी खूब बड़ी जीत जीती, सपा बहुत अप्रत्याशित तरीके से बुरी तरह हारी। लेकिन अगर सपा को केवल वही वोट दोबारा मिल जाए इस बार, तो सपा 24 सीट ले लेगी 80 में से। केवल उतना काम करना है, वो नहीं कर पाते, फिर ज़ाहिर है स्थिति बहुत खराब होगी। योगेन यादव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। मतलब आंकड़ों का असेसमेंट महज़ उतने से ही चुनाव नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है। हम देखते हैं कि वो विधानसभा और लोकसभा वोटिंग पैटर्न ही बहुत अलग-अलग होता है। लेकिन ये एक ऐसी जंग है, योगेन यादव जी मानते हैं, जिसको हौवा ना समझा जाए और अगर दिमाग संगठित रूप से लगाया जाए तो शायद अ, बदलाव आ सकता है या एक प्रयास चैलेंज की तरह आप प्रस्तुत कर सकते हैं अपने आप को। एम आई राइट? जी, 273 बीजेपी को आने से रोका जा सकता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 273 के ऊपर है कि 273 से नीचे है, ये क्यों? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, केवल सरकार के लिए नहीं, आगे संविधान बदला जाएगा या नहीं और तमाम चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ये जंग अभी भी जीती जा सकती है। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, ये 273 पार ना करे बीजेपी अकेले, ये क्यों ज़रूरी है? अगर आप ये बता दें। ये इसलिए ज़रूरी है कि आने वाली सरकार का स्वरूप क्या होगा? क्या आने वाली सरकार कहेगी कि हम तो ऐसा चुनाव जीत के आए हैं कि अब देखिए संविधान बदलने का तो हमारा नैतिक अधिकार हो जाता है। 273 से नीचे जब आते हैं, तो संविधान तो छोड़िए कानून बनाने का आपका नैतिक अधिकार नहीं बचता है। सरकार मान लीजिए बना दी, सरकार मान लीजिए टीडीपी है, वाईएसआर रेड्डी है, बीआरएस है और बीजेडी है, इनको जोड़-तोड़ करके मान लीजिए सरकार बना भी लेते हैं। लेकिन बीजेपी मेजॉरिटी से नीचे है और किसी तरह से जोड़-तोड़ के सरकार चला रही है, तो जो अहंकार है, जो लोकतंत्र को तोड़ने का ये मुहिम है और जो इस गणतंत्र के बुनियादी मूल्यों पे हमला है, उस पे एक सीमा बंधी और वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक़्त मेरे लिए सरकार का सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, 2024 को संविधान सभा के चुनाव की तरह लड़ना चाहिए विपक्ष को। योगेन यादव जी, थैंक यू सो मच आपके समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।